Good evening, students. This is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and once again I have come with you a new chapter that is called sentence improvement और improvement of sentences. जैसा कि आप सभी को पता है कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज मैं आपके सामने वही चीज़ लेके आया हूँ, हाउ टू इम्प्रूव द सेंटेंसेज। और ये किसी भी इंडिया के जनरल कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछता है, चाहे बैंक पीओ हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे एसबीआई का हो, चाहे किसी भी बैंक का हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम्स हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, या डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, सीपीओ, सीपीएफ, एनडीए, मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है और उसका आंसर क्या होगा और इसका प्रॉपर ट्रिक्स क्या होता है इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं कि फटाफट क्वेश्चन आज का क्या है और उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। योर डॉक्टर में एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ए प्रॉपर एंड बैलेंस्ड डाइट इन द ह्यूमन बॉडी। वंस अगेन, योर डॉक्टर में एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ए प्रॉपर एंड बैलेंस्ड डाइट इन द ह्यूमन बॉडी। तो जो अंडरलाइन पार्ट है ना सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, क्या होता है कि जो अंडरलाइन पार्ट है उसी को हम ग्रामेटिकली रिप्लेस करते हैं अगर गलत है तो, अगर सही है तो हम लोग जाते हैं नो इम्प्रूवमेंट में। इसका 3 ट्रिक्स होता है। तो जो अंडरलाइन पार्ट होता है उसी को हम ऑप्शन के अनुसार मैच करते हैं और ए बी सी और डी 4 ऑप्शन रहता है तो उसी को हम टेंस के अनुसार, और इस तरह का सेंटेंस को सॉल्व करने का मतलब होता है कि आपके पास टेंस का पूरा भंडार होना चाहिए, भर पर पूरा कमांड होना चाहिए, ठीक है, तभी आप सेंटेंस को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो क्या बोलता है, योर डॉक्टर में एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ए प्रॉपर एंड बैलेंस्ड डाइट इन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन ए में देखते हैं कि सेंटेंस का जो अंडरलाइन पार्ट है ना ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू टेंस। सो लेट्स सी ऑप्शन नंबर ए, एंड प्रॉपर एंड बैलेंस। ये तो काम नहीं कर रहा क्योंकि प्रॉपर के पहले एन नहीं लगता है, इसलिए ये ऑप्शन खत्म हो गया। बी में बोलता है ए प्रोस्पेरस एंड बैलेंस, ये भी हमारा काम नहीं कर रहा है। सी में बोलता है द प्रॉपर एंड बैलेंस, ये भी काम नहीं कर रहा है, यानी कि देयर इज नो इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस। द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो अंडरलाइन पार्ट है ना बिल्कुल एकदम सही है। तो क्या हो जाएगा, योर डॉक्टर में एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ए प्रॉपर एंड बैलेंस्ड डाइट इन द ह्यूमन बॉडी। द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो देयर इज द आंसर एट डी। आपको डी में टिक मारना है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। When water and ice existed together on, तो existed together नहीं होगा क्योंकि हमेशा प्रेजेंट में बोला जाता है कि जब भी हम पानी को और बर्फ को एक साथ मिलाते हैं सेम वॉल्यूम पे तो जो टेम्परेचर होता है ना कांस्टेंट होता है। यहाँ क्या बोलता है, when water and ice existed together on, तो existed together on एक ग्रामेटिकली गलत है। इसका ऑप्शन देखते हैं क्या बोलता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे होगा when water and ice exist together, जब पानी को और बर्फ को हम एक साथ मिलाते हैं ऑन द सेम वॉल्यूम पे तो जो टेम्परेचर होता है वो रिमेन कांस्टेंट हो जाता है। ऐसे होगा व्हेन वाटर एंड आइस एग्जिस्ट टुगेदर ऑन द सेम वॉल्यूम द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज ए। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। द जज आस्क्ड द एक्यूज्ड व्हाई वाज ही लुकिंग सो डिप्रेस्ड, यानी कि अंडरलाइन पार्ट है व्हाई वाज ही लुकिंग सो डिप्रेस्ड, यानी कि जज ने उस एक्यूज से पूछा यानी कि गिल्टी पर्सन से पूछा वह उतना डिप्रेस क्यों दिख रहा था, क्यों नजर आ रहा था। तो आपको रिप्लेस करना है Why was he looking so depressed according to grammar, according to tense। अगर गलत है तो आप उसको रिप्लेस करेंगे और अगर सही है तो आपको जाना है डी में, नो इम्प्रूवमेंट में। तो ऑप्शन ए में देखते हैं क्या बोलता है, Why was he looking so depressed। यहाँ पर डिप्रेस्ड है और यहाँ पर डिप्रेस है तो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये पार्ट गलत हो गया। बी में बोलता है Why he was looking so depressed। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। Why he was looking so depressed, वह उतना डिप्रेस क्यों नजर आ रहा था। So the correct answer of question number 3 is B. Why he was looking so depressed. Now let's move to question number 4. He was absolute ruining by that unlucky business। तो ये जो अंडरलाइन पार्ट है ना बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। टेंस के अनुसार और वर्ब के अनुसार ये जो अंडरलाइन पार्ट है was absolute ruining, ये इनएप्रोप्रिएट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, was absolutely ruined होगा। ऐसे he was absolutely ruined बाय दैट अनलकी बिजनेस, यानी कि उस अनलकी बिजनेस के कारण वह बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुका था। ही वॉज एब्सोल्युटली ruined बाय दैट अनलकी बिजनेस। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज ए। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड हैड अ स्टीमर कप ऑफ कॉफी। तो हैड अ स्टीमर कप ऑफ कॉफी को रिप्लेस करना है, टेंस के अनुसार ये इनअप्रोप्रिएट है। तो क्या हो जाएगा, इसका हिंदी होगा कि मैं सुबह में उठा था और एक कप गरम गरम कॉफी पिया था। तो यहाँ पर हैड अ स्टीमर जो है ना ये इनअप्रोप्रिएट है। तो इसका आंसर देखिए ए पार्ट में क्या बोलता है, हैड अ स्टीम गलत है, हैज अ स्टीमिंग ये भी गलत है। सी में बोलता है हैड अ स्टीमिंग, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे हो जाएगा आई वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड हैड अ स्टीमिंग
कप ऑफ कॉफी, यानी कि मैं सुबह में उठ गया था जल्दी और एक कप गर्मा गर्म कॉफी पिया था. सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज सी. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द अनदर क्वेश्चन रिगार्डिंग सेंटेंस इंप्रूवमेंट. देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्या बोलता है. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. वन ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ नेचर इज दैट adaptability is the price of survival. Once again let us read the question. One of the basic laws of nature is that adaptability is the price of survival. तो यहाँ पर आपको बेसिक लॉज ऑफ को रिप्लेस करना है अगर गलत है तो. ऑप्शन ए में बोलता है बेसिस लॉज ऑफ, ये इनकरेक्ट है. बी में बोलता है बेसिकली लॉ ऑफ, ये भी इनअप्रोप्रिएट है. सी में बोलता है बेसिस लॉज ऑफ, ये भी इनअप्रोप्रिएट है. तो इसका आंसर हो जाएगा डी. सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सी इज नो इम्प्रूवमेंट. जब अंडरलाइन पार्ट किसी एक ऑप्शन में उठा के दे देगा तो हम सोचेंगे हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है. तो यहाँ पर है बेसिक लॉज ऑफ. और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट से. ही वांट्स स्टार्ट अ न्यू बिजनेस बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी. वंस अगेन ही वांट्स स्टार्ट अ न्यू बिजनेस बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी. तो वांट्स स्टार्ट एकदम बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है क्योंकि अगला सेंटेंस पास्ट में बता रहा तो वांट्स स्टार्ट बिल्कुल नहीं होगा. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ही वांटेड टू स्टार्ट. वह एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा था लेकिन उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं था. ऐसे ही वांटेड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी. सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज बी. वांटेड टू स्टार्ट इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. ही कवर्ड द एक्सपेंसिव फर्नीचर एट सीट बिफोर ही started painting the ceiling. Once again, he covered the expensive furniture at seat before he started painting the ceiling. यानी कि उसने सीलिंग को पेंटिंग करने के पहले उसने जितना भी एक्सपेंसिव फर्नीचर था उसको सीट से वो ढक दिया था. तो एट सीट बिफोर को रिप्लेस करना है अगर आपको गलत लगता है तो. इसका करेक्ट आंसर ए में बोलता है विथ सीट अहेड, ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है. बी में बोलता है विथ सीट बिफोर, दिस इज द करेक्ट आंसर. विथ सीट बिफोर, एट नहीं होके विथ हो जाएगा. उसने एक्सपेंसिव फर्नीचर को सीट से ढक दिया था सीलिंग को पेंटिंग करने के पहले, ऐसे हो जाएगा. ही कवर्ड द एक्सपेंसिव फर्नीचर विथ सीट बिफोर ही स्टार्टेड पेंटिंग द सीलिंग. सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज बी. विथ सीट बिफोर इज द राइट आंसर. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9. द पुअर बुलक कार्ट डिड नॉट मूव सिंस द कार्ट वाज ओवरलोडेड विथ हैवी गुड्स. यानी कि जो बुलक कार्ट था ना आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा सामान को रख दिया गया था. वंस अगेन द पुअर बुलक कार्ट डिड नॉट मूव सिंस द कार्ट वाज ओवरलोडेड विथ हैवी गुड्स. यानी कि हैवी गुड्स के कारण जो पुअर बुलक था आगे वो नहीं बढ़ सका. तो इसमें अंडरलाइन पार्ट दिया है डिड नॉट मूव, यानी कि पास्ट टेंस में है. अब देखते हैं कि ऑप्शन क्या होगा. कैन नॉट मूव एकदम बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, ये तो प्रेजेंट हो गया जबकि अंडरलाइन पार्ट पास्ट में है. विल नॉट मूव ये भी अप्रोप्रिएट है क्योंकि फ्यूचर में जा रहा है. मतलब आपको टेंस नहीं बदलना है, जिस टेंस में क्वेश्चन है उसी टेंस में आपको आंसर को रखना है. सी में बोलता है डिड नॉट मूव, यानी कि हम क्या बताएं कि जब अंडरलाइन पार्ट किसी एक ऑप्शन में दे देगा तो हम उस केस में कहाँ पे जाएंगे, डी में. यानी कि देयर इज नो एरर एट ऑल, द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ऐसे द पुअर बुलक कार्ट डिड नॉट मूव सिंस द कार्ट वाज ओवरलोडेड विथ हैवी गुड्स. तो डिड नॉट मूव तो यहाँ भी है और डिड नॉट मूव यहाँ भी है, तो दोनों मैच कर गया. तो जब अंडरलाइन पार्ट किसी एक ऑप्शन में उठा के दे देगा तो हम उस हालत में जाते हैं डी में. यानी कि देयर इज नो इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10. ही इज नॉट अ पेड एम्प्लॉय, वह एक पेड एम्प्लॉय नहीं है ऑफ द स्कूल और द गवर्नमेंट बट वर्क्स फॉर एन एनजीओ. एक बार और देखते हैं क्या बोलता है. ही इज नॉट अ पेड एम्प्लॉय ऑफ द स्कूल और द गवर्नमेंट, यानी कि वह ना स्कूल का पेड एम्प्लॉयड है और ना ही किसी गवर्नमेंट का, बट वर्क्स फॉर एन एनजीओ, लेकिन एनजीओ के लिए काम करता है. अब इसका करेक्ट आंसर ही इज नॉट अ पेड एम्प्लॉय को अंडरलाइन किया है. तो ऑप्शन ए में बोलता है इज पेइंग, ये आपका इनअप्रोप्रिएट है क्योंकि आधा मीनिंग है. बी में बोलता है हैज बीन अ पेइंग, ये भी इनअप्रोप्रिएट है. सी में बोलता है इज नॉट बीइंग पेड, ये भी इनअप्रोप्रिएट है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज डी, यानी कि बिल्कुल ये करेक्ट है. He is not a paid employee of the school or the government but works for an NGO. वह ना तो किसी स्कूल का और न ही किसी सरकार का यानी कि गवर्नमेंट का पेड एम्प्लॉय है, लेकिन वह किसी एनजीओ के लिए काम करता है. तो ये जो अंडरलाइन पार्ट है ना, ये अंडरलाइन पार्ट इज नॉट अ पेड एम्प्लॉय बिल्कुल करेक्ट है. सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट. चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्या बोलता है.
चलिए देखते हैं कि आज का फाइनल सेशन का हमारा क्वेश्चन क्या है सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। ही हैज विजिटेड मेनी प्लेसेस ऑल ओवर द सिटी, लुक्ड एट द परफेक्ट लोकेशन टू सेट अप हिज फैक्ट्री। तो यहाँ पर लुक्ड एट जो है ना, इसको रिप्लेस करना है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द सेंटेंस और अकॉर्डिंग टू टेंसेज। ये इनअप्रोप्रिएट है, वो एकदम बिल्कुल गलत है। लुक्ड एट नहीं होगा, लुकिंग एट या लुकिंग फॉर होगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 इज बी। ऐसे ही हैज विजिटेड मेनी प्लेसेस ऑल ओवर द सिटी लुकिंग फॉर द परफेक्ट लोकेशन टू सेट अप हिज फैक्ट्री। अपने फैक्ट्री को लोकेट करने के लिए वह पूरा देश में ट्रेवल कर चुका है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ 11 इज लुकिंग फॉर द परफेक्ट लोकेशन टू सेट अप हिज फैक्ट्री। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। नो ट्रैफिक विल बी अलाउड इन दिस एरिया सिंस द मिनिस्टर विजिट शेड्यूल टुडे। तो यहाँ पर अंडरलाइन पार्ट है मिनिस्टर विजिट, उसके बाद में वहाँ बहुत कुछ मिसिंग है, तो क्या हो जाएगा, मिनिस्टर्स विजिट इज हो जाएगा, मिनिस्टर्स विजिट इज। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज ए, मिनिस्टर्स विजिट इज शेड्यूल टुडे। ऐसे नो ट्रैफिक विल बी अलाउड इन दिस एरिया सिंस द मिनिस्टर्स विजिट इज शेड्यूल टुडे, यानी कि इस एरिया में कोई भी ट्रैफिक का अलाउड नहीं होगा क्योंकि आज मिनिस्टर का जो विजिट है ना उसको शेड्यूल कर दिया गया है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज ए, मिनिस्टर्स विजिट इज शेड्यूल टुडे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13। मेडिकल साइंस मीन्स मेडिकल ट्रीटमेंट हियर इज वेरी एक्सपेंसिव डेट दे हैड टू सेल ऑफ देयर लैंड टू पे फॉर इट। यानी कि इस एरिया में मेडिकल साइंस यानी मेडिकल ट्रीटमेंट इतना महंगा है कि उन लोगों को अपना जमीन को बेच कर उसको पे करना पड़ा था। वंस अगेन, मेडिकल साइंस और मेडिकल ट्रीटमेंट हियर इज वेरी एक्सपेंसिव डेट दे हैड टू सेल ऑफ देयर लैंड टू पे फॉर इट। यहाँ अंडरलाइन पार्ट है वेरी एक्सपेंसिव डेट, इसको रिप्लेस करना अगर आपको गलत लगता है तो, अकॉर्डिंग टू टेंस एंड अकॉर्डिंग टू वर्ब ऑफ द सेंटेंस। ऑप्शन ए में बोलता है क्वाइट एक्सपेंसिव एंड, बी में बोलता है टू एक्सपेंसिव फॉर, सी में बोलता है मोर एक्सपेंसिव और डी में बोलता है नो इम्प्रूवमेंट। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्वाइट एक्सपेंसिव एंड। ऐसे मेडिकल साइंस मीन्स मेडिकल ट्रीटमेंट हियर इज क्वाइट एक्सपेंसिव एंड they had to sell off their land to pay for it.